विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RCI द स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके काव्य भाग का दूसरा पाठ कैकेयी का अनुताप, जिसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं, उसमें से पद्यांश को पढ़ने के बाद उसका भावार्थ समझ करके प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे हैं, आप अपनी पुस्तक को भी खोल सकते हैं और इसके अर्थ को सबसे पहले समझेंगे। जब अर्थ समझ में आ जाएगा तो आप बड़ी आसानी से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दे लेंगे। एक प्रश्न 2 अंक का आता है और 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक पद्यांश और एक गद्यांश आएगा। करना एक एक रहेगा, आते 2 हैं, उनमें से विकल्प रहता है, चाहे पहला करें या दूसरा करें। ठीक है, तो देखिए जरा। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। मैथिली शरण गुप्त जी लिख रहे हैं। प्रसंग सबसे पहले समझ लीजिए कि कैकेयी का अनुताप का तात्पर्य है पश्चाताप। कैकेयी पश्चाताप की आग में जल रही हैं। कैकेयी के इस पश्चाताप का उल्लेख इस शीर्षक के अंतर्गत किया गया है। यह मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है साकेत। क्या नाम है उसका? साकेत। और उसके 8वें सर्ग से लिया गया है। ठीक, 8वें सर्ग में संकलित है ये। तो पंक्ति है, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। कैकेयी जी राम जी से कह रही हैं। जब राम जी यह कहते हैं कि उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। राम जी की ने भरत को हृदय से लगा लिया और ये कहा कि उसके आशय की थाह मिलेगी किसको? किसके? भरत जी के। उन्हें अथाह असीम अपार प्रेम से परिपूर्ण उसका हृदय है और उसके हृदय की गहराई कोई नहीं नाप सकता। ठीक है, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। जिस जननी ने, जिस माँ ने जन्म दिया वही नहीं समझ पाई। और इतनी बात सुना तो कैकेयी जी कहते हैं कि यदि यह सच है जो आप कह रहे हो तो अब घर को लौट चलो। मेरा यह कहना है आपसे। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। कैकेयी के स्वर में इतनी दृढ़ता थी, इतनी दृढ़ता पूर्वक ये बात कही कि अब भैया घर को लौट चलो। तुम जो कह रहे हो ये सत्य है। मैंने इसे जन्म दिया है लेकिन मैं इसे समझ न सकी। सबने रानी की ओर अचानक देखा। तो रानी के इस कथन, रानी किसके लिए आया है? कैकेयी के लिए। कैकेयी जी की तरफ सबने अचानक देखना शुरू किया। वैधव्य तुषारा व्रता यथा विदुलेखा। और सबको कैकेयी इस समय कैसी दिख रही है? मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं कि वैधव्य, जो विधवापन है कैकेयी का, वह तुषारा व्रता, तुषार कोहरा से, पाला से आवृत यानी ढका हुआ, यथा विधुलेखा जैसे चांद की चांदनी। विधु माने चांद, लेखा यानी चांदनी, चांद की रेखा यानी चांदनी। वह तुषार से, पाला से, कोहरे से ढकी हुई हो। क्यों ढकी हुई कह लिख रहे हैं? क्योंकि जो उन्होंने वरदान मांगे हैं उनके कारण उनका मन मलिन और उदास है। तो उनकी मलिनता और उदास, ये तुषाराव्रता और विधुलेखा, जो उनका यश था, भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया था, ऐसा यश वह मानो ढक गया है, कोहरे से ढक दिया हो। कोहरा क्या? मलिनता और उदासी। ठीक है, जो पश्चाताप उन्हें हो रहा है अब, जिसके कारण बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। इस प्रश्न में दूसरा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। बड़े ध्यान से सुनिए, इनकी व्याख्या लिखनी है। ठीक है, ये रेखांकित की हुई है चारों। तो व्याख्या तभी लिख पाएंगे जब आप इसका अर्थ ठीक से समझ पाएंगे। बैठी थी अचल। अचल का तात्पर्य क्या होता है? स्थिर, या कह लीजिए निश्चल।
ठीक, जिसमें गति ना हो, निश्चल, स्थिर, अटल, समाधिस्थ रूप में, इस तरह से कह के बैठ करके बोल रही हैं। तथापि, लेकिन फिर भी, असंख्य तरंगा, असंख्य तरंगा का तात्पर्य है हृदय में अनेक भाव उमड़ घुमड़ रहे हैं। जैसे समुद्र में अनेक लहरें एक साथ उठती गिरती हैं, ऐसे ही अनेक भाव उठ रहे हैं, तिरोहित हो रहे हैं, आ रहे हैं और तिरोहित हो रहे हैं। असंख्य तरंगा का तात्पर्य समझ गए? अनेक तरंगे, भावों की अनेक तरंगे हिलोरे ले रही हैं। वह सिंही अब थी हा गोमुखी गंगा। अभी तक कैसी थी? सिंहनी की भांति थी। कैसी थी? सिंहनी की भांति। अब कैसी है? गोमुखी गंगा। गोमुखी गंगा, ठीक। सिंहनी जब वरदान मांग रही थी, वैसे भी छत्राणी है। युद्ध में महाराज दशरथ का साथ दिया था, प्राण बचाए थे, रथ की धुरी टूट गई थी तो अपनी उंगली लगा दी थी, और महाराज दशरथ उस संग्राम को जीत कर वापस आए थे। तब कहा था कि आप 2 वरदान मुझसे मांग लीजिए। तो कैकेयी जी ने उस समय नहीं मांगा था, कहा था हाथी के रूप में आपके पास मेरे 2 वरदान पड़े रहेंगे, जब अवसर आएगा उचित तब मैं मांग लूंगी। तो वह सिंहिनी, और अभी जो वरदान मांगे हैं तो सभी लोग समझा रहे थे कि पलट जाइए, न मांगिए ऐसे वरदान। महाराज दशरथ जी व्यथित हैं, उनकी मृत्यु भी संभव है, लेकिन नहीं मानी। तो तब सिंहिनी रूप था, अब क्या है? गोमुखी गंगा। मैथिली शरण गुप्त जी कहना चाहते हैं कि मानो अब गोमुखी गंगा की क्या विशेषता है? गोमुख से निकलती है गंगा जी। कहाँ से? गंगोत्री से, हिमालय से। और जिस स्थान से निकलती हैं वो गाय के मुख के समान है, पीछे से चौड़ा और आगे सकरा, जैसे गाय का मुख देखा है ना, तो वहां से निकलती है धारा गंगा जी की। तो गोमुखी गंगा यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कैकेयी को कि जैसे गोमुखी गंगा, जहाँ से गंगा जी प्रवाहित होती हैं, निकलना प्रारंभ करती हैं, वहाँ उनकी स्थिति कैसी होती है? एक तो वेग नहीं होता, बहुत ज्यादा हाहाकार जो वेग और धारा का है प्रबल, वो नहीं होता है, यानी शांत रहती है। वहां पर शीतल होती हैं गंगा जी, और पवित्र तो हैं ही। तो ऐसी आज कैकेयी जो शीतल, शांत और पवित्रता की प्रतिमूर्ति बनी हुई है, यह बात कह करके राम जी से कि अब लौट चलो, मैंने अपना पश्चाताप कर लिया है, मुझे पश्चाताप और करने दो, मैं पश्चाताप की आग में जलती रहूंगी। ठीक है, तो ये इसलिए जो है मैथिली शरण गुप्त जी ने आज गोमुखी गंगा कहा है। एक भाव तो यह है, दूसरा यह है जैसे गंगा जी में औषधीय गुण होते हैं, ठीक है, जिन्हें पी करके रोगी व्यक्ति स्वस्थ हो जाते हैं, औषधियों से छन छन करके, विभिन्न हिमालय की औषधियों से छन करके जल आता है। तो मानो आज कैकेयी की जो वाणी है वह औषधि की तरह, औषधि की भांति काम कर रही है, जिसे सुन करके सारे अयोध्यावासी जो तप्त हृदय हैं, वह उन्हें मानो मलहम लग रहा है, मरहम का काम कर रही है ऐसी वाणी कि राम जी को जो लौटाने के लिए आज उन्होंने अपने वचन को पलट दिया है, तो इसलिए भी गोमुखी गंगा लिखा है। दोनों भाव समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आगे हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना। कैकेयी कहती है कि यस, मैंने भरत को जन्म दिया लेकिन भरत को मैं न जान सकी। यही लिखना है आपको। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। सभी लोग सुन लें, आपने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है। बहुत आसान पंक्तियां हैं, खड़ी बोली में है। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, और ये बात सत्य है तो आप घर को लौट चलें। अपराधीन मैं हूं तात तुम्हारी मैया। हे पुत्र, तात माने बेटा, तात माने पिता भी होता, तात माने भाई भी होता, लेकिन यहाँ पुत्र का अर्थ लेंगे हम। तात के 3 अर्थ हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, अनेकार्थी शब्द का जो बना है, आप उसमें से सीख सकते हैं। अनेकार्थी शब्द के भी 2 अंक मिलेंगे। तो तात माने पिता, तात माने पुत्र, तात माने भाई। अपराधीन मैं हूं तात तुम्हारी मैया। हे तात, हे पुत्र राम, मैं तुम्हारी अपराधीन हूं। भरत का इसमें कोई अपराध नहीं है, इसलिए निरपराध भरत को
जो है इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसका अर्थ हो गया। फिर कहता है, प्रश्न पहला है कि उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक लिखिए। खूब सीखा है आपने, हम बोलते हैं आप लिखते चलिए साथ में। ठीक है, पूरे लिखने की यहाँ जगह भी नहीं है और आप लोग पहले से खूब लिख चुके हैं। तो पद्यांश का शीर्षक क्या लिखते हैं? बिल्कुल ठीक, शीर्षक आपके सामने लिखा हुआ है, कवि का नाम आपके सामने लिखा है। कैसे सजाते हैं? विवेच्य पंक्तियां या विवेच्य पद्यांश, इसका उत्तर है। ये जो कठिन है वो लिखे दे रहे हैं। विवेच्य पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित, शीर्षक कैकेयी का अनुताप। संकलित ऐसे लिखेंगे, संकलित शीर्षक कैकेयी का अनुताप से उद्धृत की गई है, किया गया है। पद्यांश लिखा है ना, तो से उद्धृत किया गया है, उद्धृत किया गया है। जिसके रचनाकार, ठीक है, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक है, यह उनके महाकाव्य साकेत के 8वें सर्ग से लिया गया है। ठीक है, साकेत के 8वें सर्ग से, जिसका ये शीर्षक है कैकेयी का अनुताप, पश्चाताप। ठीक, तो कैकेयी वो साकेत क्या है? महाकाव्य है। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है साकेत का अर्थ क्या है, तो साकेत का अर्थ जान लीजिए बच्चों। साकेत का तात्पर्य है अयोध्या। ठीक है, साकेत का शाब्दिक जो अर्थ है वह अयोध्या है। ठीक, जहां राम जी का, भरत जी का जन्म हुआ था। तो फिर आगे प्रश्न है, लिख लेंगे इसे, छोड़ रहे हैं आपके लिए, सीख गए होंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश की व्याख्या अभी मैंने बहुत ढंग से बताई है, यह लिखना है। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। उत्तर में क्या लिखेंगे? रेखांकित अंश में, अंश में कैकेयी जी के रेखांकित अंश में कैकेयी के वाह तथा कैकेयी की वाह तथा अंतरदशा का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। कैकेयी रात्रिकालीन सभा में चित्रकूट आश्रम, चित्रकूट जहां पंचवटी है, तो पंचवटी में रात्रिकालीन सभा में अचल, अचल का तात्पर्य स्थिर, आप स्थिर लिख सकते हैं या फिर निश्चल भाव से बैठी हैं। ठीक, ये वाह स्थिति है, अटलता, स्थिरता। ठीक है, लेकिन उनके मन में, उनके चित्त में अनेक भावों की तरंगे हिलोरे ले रही हैं। ठीक है, कि अब क्या होगा, भाव तो यही सब उमड़ रहे होंगे ना, राम लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, भरत जी जंगल में रह जाएंगे साथ में, या फिर भरत लौटेंगे, कि क्या होने वाला है। तो यही सारे भाव यहां आपको लिखना है कि बैठी थी अचल, स्थिर निश्चल भाव से बैठी हैं, लेकिन उनके चित्त में अनेक तरंगे, अनेक भाव तरंगे हिलोरे ले रही हैं। जो अभी तक सिंहनी के रूप में, वर मांगते समय सिंहनी के रूप में थी, अब जो है उन्हें उसने देखो गोमुखी गंगा के समान पवित्र, शीतल और शांत, अत्यंत शांत हैं,
जिनके वचन दूसरे लोगों के, जिनके हृदय जल रहे थे अभी तक इस सारे घटनाक्रम से, उनके लिए मरहम का काम कर रहे हैं। ऐसी कैकेयी राम जी से कहती हैं कि हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, हाँ मैंने भरत को जन्म। लिखिए, आप लिखते चलिए, कॉपी पेन में उठाइए और साथ में लिखते चलिए, जो छूट जाए तो फिर पीछे करके देख लीजिए, सुन लीजिए। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, कौन कह रहा है? कैकेयी। किससे? राम जी से। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सीधा सा अर्थ लिख देना है। कैकेयी कहती हैं कि हाँ राम, मैंने भरत को जन्म दे करके भी उसे न पहचान सकी, न जान सकी। यह बात सभी लोग सुन लें, और आपने तो अभी अभी इस बात को स्वीकार ही किया है, माना ही है। ठीक है, इतना आप लिखेंगे तो यह 2 अंक आपके पक्के हो जाएंगे। यहाँ 2 अंक आपको मिलेंगे। 2 अंक इसके लिए मिलेंगे, क्या क्या यहाँ लिखना है, इससे पहले मिटा देते हैं, फिर देखिए। प्रश्न क्या है? उस सभा में सभी क्या सुनकर चौंक पड़े? इसका उत्तर, तो उस सभा में कैकेयी के इस दृढ़तापूर्ण स्वर को सुनकर चौंक पड़े कि अब हे राम, अब घर लौट चलो। ठीक है, उस सभा के सभी लोग कैकेयी के दृढ़तापूर्ण या दृढ़तापूर्वक कहे गए शब्दों को सुनकर चौंक पड़े कि हे राम, अब घर लौट चलो। अब लौट चलो तुम घर को, यानी हे राम, अब तुम अयोध्या, ठीक है, यही तो घर है, ठीक, को लौट चलो। यही कहा तो सभी चौंक पड़े। ठीक है, मानो सबके मनोकामना पूर्ण होने को है। विधवा के वेश में कैकेयी उस समय कैसी प्रतीत हो रही हैं, तो अभी बताया है। क्या आप उत्तर लिखेंगे? विधवा के रूप में कैकेयी उस समय पाला, जैसे अभी मैंने बताया, तुषार यानी कोहरा या पाला से आवृत चांदनी की भांति प्रतीत हो रही हैं। ठीक है, विधवा के वेश में, यही लिखिए, कैकेयी उस समय, कैसी हटा दीजिए, कैसी की जगह क्या पर लिखेंगे? यही उत्तर है आपका। विधवा के वेश में कैकेयी उस समय कोहरा से आवृत यानी ढकी हुई चांदनी की भांति ठीक है, आगे फिर यही लिख दीजिए, प्रतीत हो रही थी। ठीक, ये इतना आपको उत्तर में लिखना है। कोहरा से ढकी हुई चांदनी की भांति प्रतीत हो रही थी। हो गया, आगे बढ़ते हैं। सिंघनी और गोमुखी गंगा से क्या अभिप्राय है? बहुत अच्छे से अभी आपको बताया है। सिंघनी का रूप है जो उन्होंने वरदान मांगे और अपने वरदान पर अटल रही, अडिग रही। भरत जी के लिए जो मांगा था राजगद्दी और राम के लिए वनवास, तो सिंघनी का तात्पर्य आप यहाँ क्या लिखेंगे? सिंघनी का तात्पर्य है कि कैकेयी अपने वचनों पर अटल थी।
ठीक है, जब वरदान मांगा था। और गोमुखी गंगा का तात्पर्य क्या लिखेंगे? गोमुखी गंगा का तात्पर्य है पवित्र। आप कैसी हैं वो? कवि क्या लिखता है कि पवित्र, शांत और शीतल। ठीक, तो ये गोमुखी गंगा का लिख देंगे कि सिंघनी और गोमुखी गंगा से अभिप्राय यह है कि सिंघनी का तात्पर्य है अडिग, वरदान मांगते समय अत्यंत क्रोधित। वरदान मांगते समय अत्यंत क्रोधित। जो मंथरा ने कह दिया था कि तुम्हें तो दासी बना करके फिर रखा जाएगा, ठीक है, राम को राजगद्दी मिल गई तो वरदान मांगते समय अत्यंत क्रोधित थी, सिंघनी की तरह अडिग थी अपने बात पर। और गोमुखी गंगा से अभिप्राय है कि पवित्र, शांत और शीतल दिख रही हैं। ठीक है, उनके वचन मानो औषधि का काम कर रहे हैं। लिख लेंगे, ठीक है। अब आगे है, घर लौट चलने के लिए कौन किससे आग्रह कर रहा है? बहुत आसान उत्तर है, यहां मिटाते हैं, इसे लिख लिया होगा। ठीक है, देख करके लिख लीजिए, मैं यहां मिटा रहा हूं, इसका उत्तर यहां लिखते हैं। ठीक, देखिए छूट गया हो तो फिर से पीछे करके रिवाइज करके देख लेना। घर लौट चलने के लिए कौन किससे आग्रह कर रहा है? तो घर लौट चलने के लिए कौन हटाइए, ठीक है, ये पहले लिख लीजिए। घर लौट चलने के लिए उत्तर आगे लिखना है इसके। आप लोग बड़े बच्चे हैं, समझदार हैं, लिख लेंगे, ठीक है। इसलिए पूरा उत्तर हम नहीं लिख रहे हैं, जो ऐसे ही छांटना है आपको, ठीक है। घर लौट चलने के लिए, जो छोटे बच्चे चौथी पांचवी कक्षा के होते हैं तो उन्हें पूरा उत्तर लिखाया जाता है बोल के। अब यहाँ केवल सीखना है आपको, मैं सिखा रहा हूं मात्र, ठीक है। घर लौट चलने के लिए कौन? कैकेयी। कैकेयी जी, ठीक है। किससे? राम जी से। कैकेयी जी राम जी से आग्रह कर रही हैं, आग्रह कर रही हैं। ठीक है, हो गया उत्तर। फिर है, यद्यपि 5 प्रश्न आते हैं, ये 6वें का उत्तर मैंने लिखा है, 6वां प्रश्न, ठीक है, क्योंकि जितनी संभावना यहाँ है प्रश्न बनने की, वे सब आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे आप ठीक से अभ्यास कर सकें। यह अभ्यास आवश्यक है, जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आप निपुणता से उत्तर एग्जाम में लिख सकेंगे, क्योंकि वहाँ टाइम नहीं है। जहाँ 3 घंटे मिलते, 6 घंटे मिलते थे, वहाँ 3 सवा 3 घंटे का टाइम बचा है शेष, ठीक है। तो अभ्यास आवश्यक है। अगला है, प्रस्तुत पद्यांश में किन किन पात्रों के मध्य संवाद हो रहा है? ये 7वां उत्तर है, ठीक है। प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में किन किन पात्रों के मध्य संवाद हो रहा है? इस पद्यांश में भरत की बात चल रही है, लेकिन भरत का संवाद नहीं है इसमें। किसका है? किसके किसके बीच हो रहा है संवाद? कैकेयी के और राम के बीच में, इस पद्यांश में। पूरे में तो भरत भी बोल रहे हैं, जो पूरा है इसके पहले भरत ही बोल रहे थे, भरत जी यहाँ मौन है। यहाँ कैकेयी राम जी से जो आग्रह कर रहे थे, तो इन्हीं दोनों के बीच में किसके किसके? प्रस्तुत पद्यांश में, प्रस्तुत पद्यांश में, प्रस्तुत का मतलब जो आपके समक्ष लिखा हुआ है इसमें, तो प्रस्तुत पद्यांश में कैकेयी और राम के मध्य संवाद हो रहा है।
ठीक है, हो गया उत्तर। इसके अतिरिक्त और भी कुछ पूछा जा सकता है, जैसा कि मैंने पूर्व के उसमें भी बताया था पद्यांश में क्या क्या पूछा जा सकता है। जैसे इसकी भाषा क्या है, यानी काव्यगत सौंदर्य। ठीक, तो काव्यगत सौंदर्य लिखना सीख लीजिए। मैं पूरा हेडिंग इसलिए डाल रहा हूं, पूरी हेडिंग, जिससे सारी चीजें, मान लीजिए अलंकार पूछा जाए तो अलंकार भी आपको आ जाए, रस पूछा जाए तो रस भी आ जाए। ठीक है, तो भाषा क्या है इसकी, परिष्कृत खड़ी बोली। खड़ी बोली तो है ही, परिष्कृत इसलिए क्योंकि देखिए आप यहाँ असंख्य तरंगा आया है, गोमुखी गंगा। ठीक है, तो ऐसे शब्द यहाँ पर आए हैं, विधुलेखा, तुषाराव्रता। तो भाषा परिष्कृत खड़ी बोली। शैली अगर पूछा जाए तो प्रबंध शैली। ठीक है, फिर छंद, कौन सा छंद है इसमें, मंदा क्रांता। अगर आपको नहीं आता है तो गेय पद भी लिख सकते हैं। ठीक है, अलंकार, कौन कौन अलंकार है इसमें, वैधव्य, तुषाराव्रता, यथा विधुलेखा। ठीक है, उपमा और रूपक। ठीक, गोमुखी गंगा सीधे कहा जा रहा है तो उपमा और रूपक अलंकार। ठीक है, तो इनमें से ही कुछ, कभी छंद, कभी अलंकार, कभी भाषा, इस तरह से और जो प्रश्न इसमें बन सकते हैं पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो गुण अगर पूछ लिया जाए तो गुण इसमें एक तो प्रसाद और दूसरा माधुर्य, दोनों है। ठीक, शब्द शक्ति, अविधा। ठीक, तो इस तरह से जो भी प्रश्न इसमें से और पूछा जाए तो आप कर लेंगे। ठीक है, अगला, इसके बाद एक पद्यांश और समझाएंगे अगले वीडियो में। तब तक आप इसे उतार लीजिए अपनी कॉपी पर, अभ्यास कीजिए और इसे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे वो भी इसका लाभ ले सकें कि कैसे प्रश्नों का उत्तर लिखना है, ये सीख सकें। ठीक है, तो तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।